बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है वो चल रही है, जो कि इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो पेपर्स ले रही है। तो इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेसेस इससे पहले मैंने कंप्लीट की। अब हम इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करेंगे और इस लेक्चर के अंदर जो कवर हो गई वो 8.1 एक्सरसाइज की थ्योरी और एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ को जो है वो कवर करेंगे। इसके बाद के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो मौजूद होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है, इन ए नॉन एम्प्टी सेट इज़ ए फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन होता है? अब ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो सीक्वेंस चलती है वो हमारे पास A1 उसकी जो टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN। तो इस तरह जो हमारे पास इसकी जो डोमेन बनती है इस फंक्शन की, वो क्या बनती है? वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनती है। डोमेन क्या बनती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनती है। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनती, या जो है वो रियल नंबर भी नहीं बनती, इंटीजर्स भी नहीं बनती, क्योंकि इसमें नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे पास ऑप्शन बी है दैट इज़ द करेक्ट वन, कि इसकी जो डोमेन है या इनपुट जो सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बी ऑप्शन दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस को भी हम जो है वो डिनोट करके आए कि सीक्वेंस को हम इससे डिनोट करते हैं जिसमें जो इसके इनपुट एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं और आउटपुट कोई भी जो है वो सेट है इज़ फाइनाइट इफ़। अब हमने ये बताना है कि ये सीक्वेंस कब फाइनाइट होगी। डेफिनेटली सीक्वेंस जो है वो n के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो अब n अगर हमारे पास फाइनाइट होगा, यानी कि उसके अंदर जो है वो जो नंबर्स होंगे फाइनाइट नंबर्स होंगे, तो वो सीक्वेंस भी फाइनाइट होगी, अदरवाइज़ इनफाइनाइट होगी। अब इसमें जो ऑप्शंस दी गई हैं वो स्टूडेंट्स, पहली ऑप्शन ये है कि ए डोमेन इज़ ए फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो डोमेन है वो फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। दूसरे में यह है कि रेंज इज़ ए फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तीसरी ये है कि डोमेन इज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पहली ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्यों? एक तो ये है कि हमारी जो डोमेन है उसके अंदर नेचुरल नंबर ही आ सकते हैं, रियल नंबर नहीं आ सकते। जैसा कि ये सी में जो है वो रियल नंबर की बात हुई है, रियल नंबर नहीं आ सकते बल्कि नेचुरल नंबर ही आएंगे। और दूसरा उसका फाइनाइट सबसेट, अगर फाइनाइट सबसेट होगा तो डेफिनेटली जो है वो टर्म्स जो सीक्वेंस की आएंगी वो भी फाइनाइट होंगी। मसलन अगर 1 से लेके 10 तक जो है वो हमारा सबसेट डिफाइंड है, तो इसका मतलब उसमें 10 टर्म्स आएंगी, तो इसलिए इसको जो है वो फाइनाइट कहेंगे। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए सीक्वेंस इज़ रियल। अब ये रियल या कम्प्लेक्स किसकी बुनियाद पे हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं? रियल या कम्प्लेक्स जो है वो उसकी रेंज की बुनियाद पे जो है वो डिफ़ाइंड होता है, इनपुट की बुनियाद पे डिफ़ाइंड नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स ऑप्शंस हैं वो क्या हैं कि डोमेन इज़ ए फाइनाइट सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, रेंज इज़ ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन इज़ ए फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स, नन ऑफ दिस। जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स, जो इसकी रियल है सीक्वेंस या कम्प्लेक्स है वो डिपेंड करता है इसकी रेंज के एलिमेंट्स के ऊपर। तो इस तरह जो इसमें ऑप्शन बी है दैट इज़ द करेक्ट वन, वो रियल नंबर होनी चाहिए। फिर सिम्बॉलिकली ये सीक्वेंस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, किस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? क्या इसके इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं, सिग्मा का साइन यूज़ किया जाता है, या इसमें से कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं है? तो डेफिनेटली सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये जो करली ब्रैकेट्स हैं वो यूज़ होती हैं, और इन करली ब्रैकेट्स के अंदर जो टर्म लिखी जाती है वो जनरल टर्म लिखी जाती है या nth टर्म लिखी जाती है। इसको जनरल टर्म भी कहते हैं, nth टर्म भी कहते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। क्या है? करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। फिर सिम्बॉलिकली सीरीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, सीरीज़ को हम किस, सीरीज़ का मतलब सम होता है
स्टूडेंट सीरीज़ का मतलब क्या होता है, सम होता है। सीक्वेंस का मतलब जस्ट अरेंजमेंट होता है। सीक्वेंस की टर्म्स को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं, सीरीज़ को हम जो है टर्म्स के दरमियान सम का साइन लगाते हैं और सम समेशन में चला जाता है। और समेशन के लिए स्टूडेंट्स जो सिंबल यूज़ होता है वो सिग्मा यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिग्मा लगा के यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे कि लोअर लिमिट और इसकी अपर लिमिट भी जो है वो डिफाइंड होती है, ठीक है। और ये ए एन हमारे पास क्या होता है, ए एन इज़ दी nth टर्म। तो इस तरह जो सी ऑप्शन है ये यूज़ होती है किसके लिए, सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है जी। करेक्ट ऑप्शन जो है वो दैट इज़ दी सी। फिर ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सीक्वेंस इज़ सेड टू कन्वर्ज। अब यहाँ पे वर्ड्स जो है ये बार बार आएगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज, इसको हम थोड़ा सा जो है वो देख लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लाइट जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, ठीक है। जब सारी लाइट जो है एक पॉइंट पे पड़ी हो तो उसको क्या कहेंगे, कन्वर्ज कहेंगे। और अगर लाइट वो उस पॉइंट से बिखर रही हो तो उसको क्या कहेंगे, डाइवर्ज कहेंगे। तो डाइवर्ज का मतलब ये होता है कि वो किसी डेफिनेट नंबर की तरफ उस सीक्वेंस का रुख नहीं है, किसी डेफिनेट नंबर की तरफ वो जो है वो अप्रोच नहीं कर ली, बल्कि वो किसी अनडिफाइंड नंबर की तरफ या इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो बहरहाल ए सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ़ n इंक्रीजेज विदाउट बाउंड। n इंक्रीजेज विदाउट बाउंड का मतलब यह है कि n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अगर n जो है वो हम इन्फिनिटी तक ले जाएं तो फिर जो है वो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी। इट्स nth term approaches to infinity, b its nth term approaches to two different numbers, its nth term approaches to a definite number, none of these, ठीक है जी। तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बात की कि इसकी जो nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म अप्रोचेस टू डेफिनेट नंबर कब, जब हम इसकी जो है वो n को इतना इंक्रीज़ करें कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इधर से ही हमारे पास जो है वो कंसेप्ट आएगा कि हमने क्या करना है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखने के लिए हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है। यहाँ पे n इंक्रीजेज विदाउट बाउंड मीन्स n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी के ऊपर हमने फाइंड करना है कि ए एन किस तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जिस तरफ अप्रोच करेगा, आगे जाके हम लास्ट में जाके जो है वो कुछ क्वेश्चंस इस तरह के जो है वो देखेंगे। तो बहरहाल इसमें जो सी ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0। ये हमारे पास एक अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की, कि अगर हमारे पास कोई एक नंबर हो पॉजिटिव तो देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n, वहाँ पे एक नेचुरल नंबर n नॉट एग्जिस्ट करता है कि अगर हम an-l मॉड लें तो वो लेस दैन इन्फिनिटी होता है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि जब हम इसको जो है वो ओपन करेंगे तो इसकी जो है वो एक लिमिट आती है, यानी कि an इधर दरमियान में रह जाएगा और इधर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, ये हमारे पास जो है ये -1 है तो l माइनस एप्सिलॉन आएगा और उधर जो है वो l प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एप्सिलॉन ऐसा पॉजिटिव नंबर है कि उस हर एप्सिलॉन के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा an जो इस लिमिट के अंदर ही रहेगा, यानी कि वो नंबर इस लिमिट से बाहर नहीं निकलेगा, बाउंडेड हो जाएगा, यानी कि वो डिफाइंड वैल्यू होगी। तो वेयर l इज़ ए फिक्स्ड नंबर देन द सीक्वेंस इज़, तो इस सीक्वेंस को जो है वो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट कहेंगे, डाइवर्जेंट कहेंगे, कंडीशनली कन्वर्जेंट कहेंगे या अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। तो ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। फिर ये हमारे पास स्टूडेंट सीक्वेंस है 1/n, ठीक है। ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए ये है कि वो किसी एक पॉइंट की तरफ मूव कर रही हो। अब हम इसको अगर n की जगह पे 1 पुट करें तो 1 आता है, इधर आप n की जगह पे 1 पुट करें स्टूडेंट्स, ये इस nth में n की जगह पे 1 पुट करें तो 1 आएगा। इधर जो है वो आप पुट करते हैं 2 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो ये 1/2 बन जाएगा। 3 पुट करें तो 1/3,
1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, इस तरह जो है वो करते जाएं। ये करते करते जो है वो आप किस पॉइंट की तरफ जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, बेसिकली आप ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि जब आपका इतना बड़ा नंबर हो जाए कि 1 ओवर इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो को अप्रोच करता है। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ये किसको अप्रोच करती है, ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच करती है। और इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन डी है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर ये सीक्वेंस अभी हमने बात की कि ये सीक्वेंस किसको कन्वर्ज करती है, ज़ीरो को। इफ़ फॉर एप्सिलॉन, अगर हम ये हमें पता है कि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, ये सीक्वेंस का अब हमें पता है कि ये ज़ीरो को कन्वर्ज करती है। अगर हम एप्सिलॉन जो है वो क्या ले लें, 0.001 ले लें, तो वहाँ पे हमने स्मॉलेस्ट नंबर को जो है, स्मॉलेस्ट नंबर नेचुरल नंबर वो कौन सा होगा, तो वो स्टूडेंट्स होगा सी ऑप्शन, यानी कि 101। लेकिन वो होगा किस तरह, इसमें पिछले में आप जो है वो चले जाएं, ज़रा इसके अंदर आ जाएं। तो ये देखें यहाँ पे अगर आप एल जो है वो आपका ये क्या हो गया है, ये किसके इक्वल है, ये ज़ीरो के इक्वल है। इसको आप लोगों ने क्या पुट कर लेना है, ज़ीरो। और ए एन को आप लोगों ने क्या पुट कर लेना है, 1/n पुट कर लेना है। ठीक है, इसको जो है वो क्या पुट करेंगे, 1/n। और एप्सिलॉन को जो है वो आप क्या पुट कर लेते हो, 100 पुट कर लेते हो। ठीक है, तो जब इसको आप उल्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो n क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको 100 नहीं, एप्सिलॉन दिया गया है 0.01, यानी कि 1/100 दिया गया है। एप्सिलॉन हमें क्या दिया गया है, 1/100। तो जब इसका इन्वर्स लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह जो n की वैल्यू है वो 100 से वो जो है वो n लेस देन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1/n लेस देन क्या आ जाएगा, 1/100। तो n ग्रेटर देन 100 आएगा। और n ग्रेटर देन 100 के लिए जो हमारे पास नेचुरल नंबर है वो 101 बनता है। तो इस तरह जो हमारे पास ऑप्शन सी है दैट इज़ द करेक्ट वन, ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त होगी। फिर ये क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स के फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि ये रियल सीक्वेंस है। इफ़ द करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉजिटिव रियल नंबर जी, एनी रियल नंबर जी हो एवर लार्ज, देर इज़ ए पॉजिटिव नंबर n सच दैट ए एन इज़ ग्रेटर दैन जी। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होगी, यानी कि वो जो ए एन है वो जी से क्या है, बड़ा ही है, छोटा नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि ये सीक्वेंस किस तरफ अप्रोच कर रही है, ये सीक्वेंस हमारी प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही है। प्लस इन्फिनिटी की तरफ इसलिए अप्रोच कर रही है कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव रियल नंबर की बात की है। अगर यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर आएगा तो वो जो हमारे पास जो डाइवर्ज करेगी, सॉरी डाइवर्ज कर रही है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो डाइवर्जेस टू, अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो डाइवर्जेस टू जो है वो एक और स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर लें, फ्राम कर लें, डाइवर्जेस फ्राम पॉजिटिव इन्फिनिटी, डाइवर्जेस फ्राम नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव रियल नंबर की बजाय नेगेटिव रियल नंबर होगा तो ये डी इसकी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगी। वो ये नेक्स्ट वाला हमारा MCQ है जिसमें के अंदर मैंने यहाँ पे ये जो है वो नेगेटिव का वर्ड जो है वो यूज़ किया। तो इस तरह ये ऑप्शन डी जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, टू सीक्वेंसेस। ये हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, AN एंड BN आर इक्वल व्हेन टू सीक्वेंसेस आर इक्वल। कब दो सीक्वेंसेस जो हैं वो इक्वल होती हैं, कि जब AN इज़ इक्वल टू BN फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हो, या AN BN फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n हो, या AN BN फॉर सम नेगेटिव इंटीजर, AN इज़ इक्वल टू BN फॉर ईच नेगेटिव इंटीजर। स्टूडेंट्स नेगेटिव इंटीजर तो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब सीक्वेंस को जो है वो डिफ़ाइन किया तो हमने कहा ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर के अंदर जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होती, इसलिए जो सी और डी ऑप्शंस हैं ये तो हो ही नहीं सकती। अब ऑप्शन ए और बी रह गई, तो ऑप्शन ए और बी में ईच का जो वर्ड है वो होना ज़रूरी है, सम के लिए नहीं, ईच के लिए। तो इस तरह ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट वन, इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। फिर स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ये तीन सीक्वेंसेस हों, AN BN CN, ये तीन सीक्वेंसेस हैं, और ये तीन सीक्वेंसेस की आपस में जो रिलेशन है वो इस तरह है कि AN सीक्वेंस जो है
वो लेस है बी एन सीक्वेंस से, और बी एन सीक्वेंस लेस है सी एन सीक्वेंस के तमाम एन की वैल्यूज़ के लिए। यानी कि एन की जो भी आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो उनका आर्डर यही रहेगा। और ये जो लास्ट ये ए एन सीक्वेंस है, इसकी लिमिट अगर एल को अप्रोच करे, और ये जो सी एन है इसकी लिमिट एल को अप्रोच करे, तो यहाँ से बी एन की लिमिट भी जो है वो फिर किसको अप्रोच करेगी, एल को अप्रोच ही करेगी। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट इज़ द करेक्ट वन। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, इस सबसेट एक्स ऑफ रियल नंबर्स इज सेड टू बी इफ़ फॉर सम पॉजिटिव एम एक्स मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? वो कहता है कि ये आप x से कोई भी नंबर जो है वो उठा लें और उसका मॉड लें, तो वो सारे के सारे नंबर किसी एक नंबर से क्या होने चाहिए, लेस रहने चाहिए। अगर ऐसा हो तो इस ये जो हमारे पास सबसेट है इसको हम जो है वो बाउंडेड कहते हैं। ये सेट जो है वो कौन सा है, ये सबसेट बाउंडेड सबसेट है, क्योंकि वो उसकी तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं, उसके तमाम के तमाम नंबर्स, ये देखें ये x जो है वो बेसिकली क्या है, ये हमारे पास तमाम टर्म्स हैं, उनके तमाम के तमाम सेट के जो नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स उसके अंदर मौजूद हैं, वो सारे के सारे एक नंबर से क्या रहते हैं, लेस रहते हैं। इसका मतलब वो जो सबसेट है दैट सबसेट इज़ बाउंडेड। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट है। अब इसी बात को अगर हम जो है वो सीक्वेंस के ऊपर लेके जाएं, इसी बात को किसके ऊपर ले जाएं, सीक्वेंस के ऊपर ले जाएं, तो ये हमारे पास एक जो है वो सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को भी हम कहेंगे कि बाउंडेड है कब, इफ़ देयर इज़ ए पॉजिटिव एम सच दैट कि ए एन, अब ये देखो ए एन किसको रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, जनरल टर्म है। एन की जगह पे आप 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, एन की जगह पे 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, सो ऑन। जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम का मॉड लें तो वो एक वैल्यू से क्या रहे, लेस रहे, तो हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है दैट सीक्वेंस इज़ दी बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर ये क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, नॉट नेसेसरली बाउंडेड, क्या है, नॉट नेसेसरली बाउंडेड, डाइवर्जेंट होती है, बाउंडेड होती है या अनबाउंडेड होती है। ठीक है, ये हम इन 4 ऑप्शंस में से जो है वो बात करनी है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होती है। ठीक है, क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। ए बाउंडेड सीक्वेंसेस, क्या बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, हमने ये देखना है क्या बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट होती है, नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, ऑलवेज डाइवर्जेस। तो इसमें हमने ये देखना है कि बाउंडेड सीक्वेंस के हवाले से हमारे पास सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। लाजमी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट हो भी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी हो सकती है। स्टूडेंट्स ये नोट रखना है आप लोगों ने, क्या है कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट लाजमी नहीं है हो, नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस लाजमी बाउंडेड होती है। ये जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो लाजमी बाउंडेड होती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो। आगे हम एक एग्जांपल भी जो है वो कंसिडर करेंगे। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फ़र्ज़ करें हमने ये एक सीक्वेंस ली। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, और बाउंडेड के बाद क्या ये कन्वर्जेंट भी है कि नहीं है। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड भी है, ये बाउंडेड है। ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, ये बाउंडेड है, लेकिन ये डाइवर्जेंट भी है। इसका मतलब हर बाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट नहीं होती, कन्वर्जेंट नहीं होती, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो इस अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन बनती है ये दोनों बनती हैं। तो ये बात आप लोगों ने बहुत क्लियर रखनी है कि बाउंडेड सीक्वेंस लाजमी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो। हाँ, बाउंडेड के साथ हम एक और कंडीशन आगे जाके लगाएंगे, अगर वो कंडीशन भी उसके साथ साथ उस सीक्वेंस की फुलफ़िल होती है तो फिर हम उसको कन्वर्जेंट कहेंगे। अदरवाइज़ बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो इसलिए जो है वो हम इसको अब्सोल्युटली जो है वो ये नहीं कह सकते कि बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होती है।
जिसके लिए हमने इस सीक्वेंस की एग्जांपल भी कंसिडर की। और ये इस एग्जांपल के मुताबिक क्या है, ये बाउंडेड भी है और डाइवर्जेंट है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। एन अनबाउंडेड सीक्वेंस, अब ये देखो अगर हम इसकी ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट, सॉरी, अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने समझनी है। ये एक स्टेटमेंट बन रही है कि एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड। अब यहाँ से हम अगर इधर से हम आए हैं, ठीक है, कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड है, तो यहाँ से ये बात आपने याद रखनी है कि अगर इसके साथ मैं नॉट लगा दूँ, इसकी निगेशन कर दूँ और इसकी निगेशन कर लूँ, तो ये बात भी दुरुस्त है। क्या मतलब कि अनबाउंडेड सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है। अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड से क्या हो गया, निगेशन लगाने से अनबाउंडेड, और ये कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट हो गई, तो अनबाउंडेड सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। तो इसी को एमसीक्यू को जो है वो आगे यहाँ पे है कि एन अनबाउंडेड सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट। ठीक है, ये हमारे पास ये टाइपिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, ये इसको आप जो है ए ऑप्शन को काट के यहाँ पे आप जो है वो बी को जो है वो आप करेक्ट करोगे कि अनबाउंडेड सीक्वेंस इज़ डाइवर्जेंट, ऑलवेज डाइवर्जेंट। अनबाउंडेड सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। फिर है अब बाउंडेड के लिए, जैसे मैंने कहा था कि बाउंडेड जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। अब लेकिन बाउंडेड के साथ अगर आप ये मोनोटोनिक का भी वर्ड यूज़ कर लें, बाउंडेड के साथ क्या कर लें, इसमें ये भी ऐड कर लें कि बाउंडेड भी हो मोनोटोनिक भी हो, तो फिर लाजमी कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, फिर हमेशा जो है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। 21 है डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज़, जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, क्या इज़ नॉट नेसेसरली बाउंडेड, इज़ नॉट नेसेसरली अनबाउंडेड, बोथ ए एंड बी बाउंडेड। तो यस, ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। तो इन दोनों की बुनियाद पे जो फाइनल है हमारे पास सी होगा कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज़ नॉट नेसेसरली बाउंडेड, डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज़ नॉट नेसेसरली अनबाउंडेड। वो बाउंडेड भी हो सकती है, अनबाउंडेड भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि दोनों ऑप्शन जो हैं वो दुरुस्त हैं। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। तो फिर हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगी। अब ए डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ये स्टूडेंट्स रिपीट हो गया क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 23 है, सीक्वेंस इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग। अच्छा, अब यहाँ पे ये चार टर्म्स हैं, नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इन चारों के हवाले से मैंने एक एमसीक्यू जो है वो बनाया है, नॉन डिक्रीजिंग। अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स से इस चीज़ को समझना है कि ए एन और ए एन प्लस वन का पहले मतलब क्या है। ठीक है, ए एन और एन प्लस वन, मैं अगर यहाँ पे एन की जगह पे वन पुट करता हूँ तो ये आएगा ए वन इज़ लेस दैन इक्वल टू ए टू। ए टू का मतलब अगली टर्म है, इसका मतलब हर अगली टर्म पिछली टर्म से अगर बड़ी हो तो वो जो है वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो रही है। अगर बड़ी हो तो वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज़ हो रही है। और साथ जो है वो इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है नॉट डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है, नॉट डिक्रीजिंग, कि वो डिक्रीज़ नहीं हो रही, इंक्रीज़ ही हो रही है। अब अगर तो इक्वल का साइन ना होता तो फिर हम सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते, लेकिन जब यहाँ पे इक्वल का साइन लग जाता है तो इसका मतलब कुछ टर्म्स बराबर भी आ सकती हैं। इसलिए जो है वो यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हुआ है वो नॉट डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब इंक्रीजिंग ही है, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन आ जाती है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो सेम भी आ सकती हैं। फिर यह है कि सीक्वेंस इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग कब कहेंगे, कि जब हमारे पास हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी। नॉन इंक्रीजिंग को हम डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। नॉन इंक्रीजिंग को क्या कहेंगे, कि वो डिक्रीज़ हो रही है। लेकिन इसमें नॉन इंक्रीजिंग का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, कुछ टर्म्स आपस में इक्वल भी आ सकती हैं, इसलिए ये जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है।
अच्छा, इसके बाद ये बहरहाल सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट वन। फिर यह है कि सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कब सीक्वेंस को कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? जब आपका जो सिंबल है वो इसमें स्ट्रिक्टली के लिए ये वाले जो है वो सिंबल्स यूज़ होंगे। और इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से बड़ी है। ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्यों? कि an+1 बड़ी टर्म अगली टर्म है, ये पिछली टर्म है, तो अगली टर्म पिछली टर्म से अगर बड़ी हो तो इसको हम इंक्रीजिंग कहेंगे। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट वन। फिर यह है कि सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको कहेंगे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कब? ये इसके लिए हमारे पास स्टूडेंट्स ये ऑप्शन जो है वो डी है। क्यों? कि इसमें ये देखें n जो है और इधर n+1 है, हर अगली टर्म जो है वो पिछली टर्म से छोटी है, लेस है, तो डेफिनेटली फिर जो है वो डिक्रीजिंग होगी। और इक्वल का साइन भी जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेंगे। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स के सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोन और मोनोटॉनिक। सीक्वेंस को हम कहेंगे कि वो मोनोटोन है या मोनोटॉनिक है। कब? इफ़ द सीक्वेंस इज़ नॉन डिक्रीजिंग। सीक्वेंस क्या हो? नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। ये जो है वो सब ऑप्शंस जो हैं उनके लिए ये मोनोटोन ही होता है, मोनोटॉनिक ही होता है। इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन डी है दैट इज़ दी करेक्ट वन, और वो है कि ऑल ऑफ दीज, ये तमाम जो हैं वो कोई भी हो, सीक्वेंस इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, तो उसको हम स्टूडेंट्स मोनोटोन या मोनोटॉनिक ही कहेंगे। ट्वेंटी 28 है स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास कि इफ़ ए डिफरेंशियलेबल फंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? के उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। किसके ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है? इस इंटरवल के ऊपर, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। 1 शामिल है, इन्फिनिटी डेफिनेटली सिंबल है वो शामिल नहीं है। इट्स सच दैट कि एफ एन ये जो फंक्शन है ये किसके इक्वल है? ये सीक्वेंस के इक्वल है। एफ एन इज़ इक्वल टू ए एन। तो ये सीक्वेंस जो है वो इंक्रीजिंग होगी कब? ये फिर इंक्रीजिंग होगी कब? ये इंक्रीजिंग होगी f इज़ इंक्रीजिंग ऑन 1 to infinity, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity, f इज़ डिक्रीजिंग ऑन 1 to infinity, f इज़ डिक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। अच्छा, अब ये देखो, एक तो ये है कि ये इंटरवल सेम रहेगा, इंटरवल में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास जो है वो करेक्ट नहीं हैं। अब इन दो में से हमारी जो है वो चॉइस होगी, ठीक है। अब इसमें ये है कि f अगर हमारे पास जो है वो सीक्वेंस कब इंक्रीजिंग होगी? जब फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग कब होगी? जब फंक्शन भी डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन, हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। फिर ये 29 है स्टूडेंट्स कि इफ़ ए डिफरेंशियलेबल फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड ऑन दिस इज सच दैट, ये बिल्कुल पिछले MCQ की तरह है, सिर्फ ये है कि इसमें इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग आ गया है। तो इधर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है। हमने शुरू में बात की कि सीक्वेंस जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? करली ब्रैकेट्स होंगी और उसके अंदर nth टर्म लिखी होगी। बेसिकली ये सीक्वेंस की nth टर्म है। लॉग नेचुरल n/n क्या है? सीक्वेंस की nth टर्म है। द सीक्वेंस इज़ डिक्रीजिंग फॉर द इंटरवल। सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है किस इंटरवल के लिए? ये हमने जो है वो बात करनी है कि हमारे पास इंटरवल कौन सा है? 1 से इन्फिनिटी है, या 2 से इन्फिनिटी है, या 3 से इन्फिनिटी है, या 4 से इन्फिनिटी है। किस इंटरवल के लिए जो है वो डिक्रीजिंग है? इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि अगर आप ये देखोगे बुक के ऊपर जो है वो देखोगे तो n=1 और n=2 के लिए जो है वो n=1 के लिए ये इंक्रीजिंग नहीं है, यानी कि पहली दो टर्म्स में ये इंक्रीज़ नहीं होता। इसका मतलब इंक्रीज़ कहाँ से होता है? 2 एंड ऑनवर्ड। तो फिर हमारे पास जो है वो यहाँ पे ऑप्शन जो बनती है वो क्या बनती है? सी ऑप्शन इज़ दी।
अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स के यहाँ पे अभी तवज्जो से आप लोगों ने बात सुननी है कि ये बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस है, और सीक्वेंस के अंदर ये कौन सी टर्म है, ये हमारे पास nth टर्म है, और nth टर्म की लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अगर किसी डेफिनेट नंबर की तरफ अप्रोच करे तो हम इस सीक्वेंस को क्या कहते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज़ जो है वो डाइवर्जेंट है। तो अब हम इसकी लिमिट फाइंड करें, अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लॉग नेचुरल n ओवर n, तो इसकी लिमिट आप जो है वो लॉपिटर रूल से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है, नीचे भी, ऊपर भी डेरिवेटिव ले लें, नीचे भी डेरिवेटिव ले लें। ऊपर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर n आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। तो इस तरह ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट वन। तो इसकी लिमिट जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। अब ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स, फिर अब इसी बुनियाद पे मैंने एक MCQ बनाया है लिमिट फाइंड करने का, और उसी बुनियाद पे आगे मैं डिफ़ाइन कर दूंगा कि ये लिमिट ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब ये देखो इसकी लिमिट जो है, इसकी nth टर्म जो है, इसकी लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ये कौन सी है, ए इज़ कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 0, इसका मतलब सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। फिर ये हमारे पास एक लिमिट है स्टूडेंट्स, इसकी अगर आप लिमिट फाइंड करो 2 ओवर n स्केयर प्लस 3, तो इधर n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें तो ये 2 ओवर इन्फिनिटी 2 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 0, तो इसका आंसर भी किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट। ये जो हमारे पास सी है, ये ऑप्शन हमारे पास ये है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इसी की अगर हम सीक्वेंस बना लें, इसी की क्या बना लें सीक्वेंस, तो अभी हमें पता है कि इसकी लिमिट किसको अप्रोच करती है, 0 को, तो ये क्या होगी फिर, ये कन्वर्जेंट है। एक बात ये है कि ये कन्वर्जेंट है, और किस तरफ कन्वर्ज करती है, 0 की तरफ कन्वर्ज करती है, इसलिए ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, ये दुरुस्त हैं। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये हमारे पास इसकी स्टूडेंट्स लिमिट है, लिमिट हमने फाइंड करनी है, और इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को जो है वो इसके फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। n-1 के बाद क्या आएगा, n-2, फिर n-3, n-3 फैक्टोरियल पे रोक लें, और n-3 ऊपर और नीचे कैंसिल होके n की जगह पे इन्फिनिटी को पुट करें तो इसका आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। फिर ये देखें 36 है, और उसी क्वेश्चन को जिसकी हमने लिमिट फाइंड की उसको सीक्वेंस के अंदर मैं ले आया। इसका मतलब हमने इसकी क्या फाइंड करनी थी, लिमिट, और इसकी लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 0 को। तो डेफिनेटली फिर ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है, और किस तरफ कन्वर्ज करती है, 0 की तरफ कन्वर्ज करती है, लिहाजा इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लिमिट है, ठीक है, कि इसकी लिमिट हम फाइंड करना चाहते हैं। अब ये देखें ऊपर स्टूडेंट जो भी वैल्यू लें वो आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1 -1 1 -1, लेकिन नीचे क्या आएगा, इन्फिनिटी। सम नंबर ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो इसकी लिमिट भी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी, और सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो इसी लिमिट के अंदर ये जो है इसके अंदर क्या है, इसके आंसर आया 0। इसके अंदर अगर हम जो है वो 1 को ऐड कर दें, इसके अंदर किसको ऐड कर दें, 1 को ऐड कर दें, तो इसकी लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी 0 के बजाय, क्योंकि 0 में ये 1 जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 0 में ये 1 ऐड होके तो इसकी लिमिट जो है वो हमारे पास वो 1 आएगी। तो इस तरह बी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसके लिए करेक्ट है। अब इसी को अगर मैं सीक्वेंस में ले जाऊँ, ये क्या है सीक्वेंस, तो बेसिकली हमें इसकी क्या फ़ाइंड करनी थी, लिमिट ही फाइंड करनी थी, और इसकी हमने लिमिट फाइंड की, वो क्या आई 1। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है, और किस तरफ कन्वर्ज करता है, ये क्या है, ये कन्वर्जेंट भी है, और किस तरफ कन्वर्ज करता है, 1 की तरफ कन्वर्ज करता है। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। फिर 40 है स्टूडेंट्स कि हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है, क्या फाइंड करनी है, इसकी
लिमिट फाइंड करेंगे n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी n प्लस वन स्क्वायर रूट ओवर n। अब आप ऊपर से n को कॉमन लें, वो स्क्वायर रूट के साथ कॉमन आएगा, नीचे भी स्क्वायर रूट रह जाएगा, फिर आप लिमिट पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसकी लिमिट जो है वो किसके इक्वल आएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। फिर ये है कि आप ये भी कर सकते हैं कि इसी की जो है वो एक सीक्वेंस बना लें, यानी कि ब्रैकेट्स लगा लें। इसकी लिमिट हम पहले फाइंड करके आ चुके हैं और वो ज़ीरो को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है और ये ज़ीरो की तरफ कन्वर्ज करती है। तो ऑप्शन जो हुई करेक्ट वो ये वाली सी ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास स्टूडेंट्स ये एक लिमिट है n अप्रोचेज टू n रेज टू पावर 1 ओवर n। तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट फाइंड करें। कैसे स्टूडेंट्स लिमिट फाइंड करोगे? ये देखो, वेरिएबल की पावर, जब भी पावर वेरिएबल आ जाए तो पहले लेट करते हैं, फिर दोनों तरफ क्या किया जाता है, इसका लॉग लेंगे, फिर लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक। और इसका आंसर जो है वो पहले राइट साइड पे ज़ीरो आएगा, लेकिन लॉग को जब ख़त्म करोगे तो e रेज़ टू पावर ज़ीरो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो इस तरह जो इसकी लिमिट आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। और फिर हमारे पास ऑप्शन जो बी है दैट इज़ दी करेक्ट वन। ये वाली ऑप्शन जो है वो इसकी करेक्ट है। अब इसी चीज़ को आगे हम सीक्वेंस में ले जाएं, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है जिसके अंदर nth टर्म लिखी हुई है, ये nth टर्म है। इसकी हमने लिमिट फाइंड कर ली और लिमिट 1 को अप्रोच करती है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, 1 की तरफ कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब ये दोनों हो गए ए और बी। तो सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। अब अगर आप स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस को देखो तो ये जो सीक्वेंस है ये 2 रेज़ टू पावर n ओवर 2n फैक्टोरियल, तो इसके हम जो है वो इसको हम देखें अगर, तो ये डिक्रीजिंग है, बाउंडेड है, कन्वर्जेस टू ज़ीरो है, या तीनों हैं। अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, एक तो इसकी हमने इस सीक्वेंस की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख लेनी है कि क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम पहले डिफ़ाइन करके आ चुके हैं। आप n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करके वैसे ही चेक कर लें, n को 1 पुट करें, फिर 2 करें, फिर 3 पुट करें, तो ये अगर नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये इंक्रीजिंग होगी, अगर नंबर डिक्रीज़ हो गए हैं तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। सिंपल, आप n 1 2 3 4 एक दो टर्म्स इसमें पुट कर लें। दूसरा ये है कि ये बाउंडेड है, क्या ये इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ किसी एक नंबर से लेस रहती हैं। उसके लिए क्या करें, ये 2 रेज़ टू पावर n है, इसके फैक्टोरियल को ओपन करें तो 2 रेज़ टू पावर n जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप ये देखेंगे कि एक डेफिनेट नंबर आ जाएगा, तो ये बाउंडेड भी है बहरहाल। और इसकी लिमिट फाइंड करें तो ये ज़ीरो को कन्वर्ज भी करती है। तो तीन ये हमारे पास ये ऊपर वाली तीनों हैं, ये डिक्रीजिंग भी है, ये डिक्रीजिंग का मतलब ये मोनोटॉनिक हो गई, ठीक है, ये बाउंडेड भी है। तो बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है। वैसे भी अगर आप इन दोनों को मिलाएं तो हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं कि बाउंडेड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। तो अगर लिमिट फाइंड करो तो वो ज़ीरो आती है, तो इसका मतलब इसकी कन्वर्जेंस ज़ीरो की तरफ है। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट वन। फिर ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये 45 है, 45 में हमने लिमिट फाइंड करनी है इसकी। अच्छा, ये याद रखें बात कि अगर नीचे n की पावर लेस हो तो हमेशा उसका आंसर इन्फिनिटी आता है। कब, जब ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हों, ठीक है। और अगर ऊपर जो है वो हमारे पास लेस पावर हो, नीचे जो है वो ग्रेटर पावर हो, तो फिर ये ज़ीरो आता है, ठीक है। तो अगर बराबर हो तो कोई डेफिनेट नंबर आता है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स, ये जो रैशनल फ्रैक्शन है ये अगर हमारे पास इम्प्रॉपर हो, किस केस में, कि यानी कि ऊपर पावर बड़ी हो नीचे कम हो, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। अगर बराबर हो तो कोई डेफिनेट नंबर आएगा, कोई एक नंबर आएगा। और अगर जो है वो ऊपर कम हो नीचे पावर ज़्यादा हो तो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो आंसर आएगा। तो इसमें ये देखें, ऊपर पावर जो है वो बड़ी है तो इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि ये क्या है हमारे पास, ये जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, इन्फिनिटी। अब डेफिनेटली
अगर आप इस सीक्वेंस की बात करोगे तो ये इस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है, पहली ऑप्शन थी कि इज़ कन्वर्जेंट, नहीं कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेस टू वन, नो। बोथ ए एंड बी, नहीं। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, इज़ डाइवर्जेंट। क्योंकि जब हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में जो है वो इसकी लिमिट फाइंड की तो वो किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो इस तरह डी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक और लिमिट है कि ई रेज टू पावर एन ओवर एन, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब ई की पावर जितनी भी स्टूडेंट्स ले लें वो ज़ीरो नहीं होता, वो हमारे पास कोई ना कोई डेफिनेट नंबर ही रहता है। नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ठीक है, सम नंबर ओवर इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास। लेकिन उधर ये देखें, एक और बात नोट करने वाली है, वो क्या है कि इधर ये जो ई है इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है। 1 से ग्रेटर नंबर की जब भी कोई पावर ली जाए तो वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी ही होता है। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये लिमिट जो है वो इन्फिनिटी आ गई। अब इसी को अगर आप सीक्वेंस बना लो तो इसके अंदर जो है ये वाली टर्म nth टर्म है, उसकी लिमिट अभी हमने फाइंड की इन्फिनिटी है और अनडिफाइंड है। तो डेफिनेटली फिर क्या है, ये कन्वर्जेंट हो सकती है, नहीं। क्या ये 1 की तरफ कन्वर्ज करती है, नो। दोनों ऑप्शंस दुरुस्त हैं, नो। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है। ये सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 49 है कि लॉग नेचुरल एन माइनस लॉग नेचुरल एन प्लस 1, इसकी लिमिट किसके इक्वल होगी। वैसे तो स्टूडेंट्स अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो ये अनडिफाइंड ही है, लेकिन लॉग की आप प्रॉपर्टी यूज़ करो तो ये n ओवर n प्लस 1 आ जाएगा। फिर n ओवर n प्लस 1 आप लोगों को पता है लिमिट को आप किसी भी फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो वहाँ पे रह के n ओवर n प्लस 1 को आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास लिमिट जो है वो वहाँ पे वो क्या आएगी, वो 1 आएगी। और 1 का लॉग नेचुरल जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो इस तरह ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट वन। इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिर इसी को आगे स्टूडेंट्स अगर हम सीक्वेंस बनाएं, और अभी हम जो है वो ये फाइंड भी करके आ चुके हैं इसकी लिमिट कि वो डेफिनेट नंबर की तरफ अप्रोच करती है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेस टू ज़ीरो है, ये दोनों हैं, डाइवर्जेंट है। तो डेफिनेटली सी ऑप्शन इज़ दी करेक्ट वन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो इसकी पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो MCQs हैं। अब जो है वो बाकी जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे आप ये जो एफ़र्ट की है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स तक शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है वो एक तो मोटिवेशन रहे और ये हम 1-2 दिन के अंदर जो है वो MCQs को जो है वो कंप्लीट कर लें। और दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।